अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3 है आईकॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 8 हमने बच्चों स्टार्ट किया था कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें से बच्चों हम जो है वो कैश बुक वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जो है ये कुछ रूल्स हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये रूल्स याद करने पड़ेंगे अच्छे से। अगर आपको ये रूल्स याद हो जाते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होगा। लेकिन अगर आप ये रूल्स नहीं याद करते तो देन आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल होगा। जिन बच्चों को ये रूल्स आएंगे उन्हीं को इस चैप्टर की भी समझ आएगी, और जिनको ये रूल्स याद नहीं होंगे उनको इस चैप्टर की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि बाद में आप ये ना कहिएगा कि हमें समझ नहीं आ रही। तो बच्चों अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये रूल जो है वो अच्छे से याद करने पड़ेंगे। आपको ये ऐसे याद करने पड़ेंगे कि आप जो है वो रात को नींद में जो आप सोए हुए हैं और आपको सोते हुए भी आप ये रूल्स पढ़ते हों। तो इस तरह से बच्चों आपने ये रूल्स याद करने हैं। जब आप सुबह उठे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान से ये रूल्स जो है वो निकलना शुरू हो जाए। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इन रूल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर को समझने के अंदर। तो बच्चों ये है जी रीजंस ऑफ डिफरेंस। आपने ये रीजंस ऑफ डिफरेंस जो है ये याद करनी है, और इसके साथ साथ आपने ये याद करना है कि इनको हमने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ऊपर कुछ बैलेंसेस लिखे हुए हैं, इनको आपने फिलहाल याद नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ये बाद में आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ हम इनको कर लेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाले रूल्स हैं जहाँ पे लिखा हुआ है रीजंस ऑफ डिफरेंस, ये वाले रूल्स बच्चों आपने अच्छे से याद करना है जी। बच्चों काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं लेकिन मैं आपको जो है वो आज कुछ पढ़ाऊँगा, तो आपने वो याद करने और याद करके बच्चों आपने लिख लेने हैं। जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं आपको ये याद नहीं हो। अच्छा बच्चों सबसे पहला रूल है हमारे पास लिखा हुआ है जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जी बच्चों इसका मतलब क्या होता है, मैंने उर्दू में भी लिख दिया हुआ है बिल्कुल आसान करके। जी बच्चों लिखा हुआ है जी, ऐसा चेक जो किसी को दिया हो पर इसने बैंक से कैश ना निकलवाया हो। अच्छा बच्चों क्या होता है, जब हम किसी को चेक दे देते हैं तो 6 महीने का उसके पास टाइम होता है उसको कैश करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल आज अगर आप किसी को चेक देते हैं 1 जनवरी, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि हमने 1 जनवरी को जो है वो एक चेक इशू कर दिया किसी पार्टी को, तो बच्चों कब तक वो उसे कैश करवा सकते हैं? 6 महीने तक। 30 जून फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को इशू किया तो 6 महीने कब जाके पूरे होंगे बच्चों? 30 जून को जाके हमारे 6 महीने जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों आपके पास टोटल 6 महीने का टाइम होता है। आप 6 महीने के अंदर अंदर जब मर्जी चाहे जो है उस चेक को कैश करवा सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने किसी को चेक इशू कर दिया लेकिन उसने जो है वो चेक अभी तक कैश नहीं करवाया, क्योंकि उसके बाद 6 महीने का टाइम है, जब उसका दिल करे वो कैश उसको करवा सकता है। तो लिखा हुआ जी, ऐसा चेक जो किसी को दिया हो पर उसने बैंक से कैश ना निकलवाया हो। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का यही मतलब है, आपने किसी को चेक इशू कर दिया लेकिन उसने जो है वो पेमेंट के लिए उसे बैंक में जाके प्रेजेंट ही नहीं किया। जी बच्चों इसके लिए ये डिफरेंट वर्डिंग वो क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेगा। इसी को वो अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से भी लिखेगा, इसको वो आउटस्टैंडिंग चेक के नाम से भी लिख सकता है, इसको वो अनकैश्ड या फिर अनपेड के चेक से भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर सकता है। तो बच्चों आपको ये सारे नाम आने चाहिए, इसके ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। और बच्चों जब भी ये क्वेश्चन के अंदर आएगा आपने इसको डेबिट करना है। ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि आउटस्टैंडिंग चेक जो है इसको आपने हमेशा डेबिट ही करना। क्लियर हो गया बच्चों? आउटस्टैंडिंग चेक क्या होता है? ऐसा चेक जो आपने किसी को इशू कर दिया लेकिन जिसको आपने इशू किया उसने अभी तक उसकी जो है पेमेंट कैश नहीं करवाई हुई बैंक से। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत जो है वो इसको आसान वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा बच्चों इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, चेक की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास बच्चों ओपन चेक, मैं आपको यहाँ पे ज़रा क्लियर कर दूँ टाइप्स ऑफ चेक।
जी बच्चों, हमारे पास टोटल चेक की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्म के हमारे पास चेक होते हैं। एक हमारे पास होता है बच्चों ओपन चेक, नंबर 1 पे ओपन चेक, या हम इसको बियरर चेक भी कहते हैं, बियरर चेक। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है बच्चों ऑर्डर चेक, और तीसरे नंबर पे हमारे पास बच्चों होता है क्रॉस चेक। जी बच्चों, ओपन चेक क्या होता है? ओपन चेक एक ऐसा चेक होता है जिसे कोई भी आदमी जो है वो कैश करवा सकता है। ऐसा चेक जिसे कोई भी आदमी बैंक से जाके कैश करवा सकता है। अगर आप ओपन चेक बैंक में लेके जाती हैं तो बच्चों बैंक आपसे किसी भी किस्म की जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन है। तो बच्चों जस्ट आप चेक लेके बैंक में जाएंगे, बैंक आपको क्या कर देगा, उसकी पेमेंट कर देगा ओपन चेक की। उसके बाद है बच्चों ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है? ऐसा चेक होता है जिसके ऊपर अगर किसी आदमी का नाम लिखा हुआ है तो बैंक बच्चों उसी को पेमेंट करेगा, उसके अलावा किसी और को पेमेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल चेक के ऊपर मिस्टर अली लिखा हुआ है, तो बच्चों अगर वो ऑर्डर चेक है तो उस सूरत में बैंक क्या करेगा, आपसे पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन पूछेगा। अगर आप वाकई अली हैं, आपसे जो आपका आईडी कार्ड जो है वो पूछेगा। तो अगर बैंक जो है वो सेटिस्फाई हो जाता कि आप मिस्टर अली ही हैं जिसके नाम पे ये चेक है, तो देन तो बैंक आपको पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर आप बैंक को अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा पाते, या फिर जो है वो मिस्टर अली की बजाय कोई और आदमी उस चेक को बैंक में लेके चला जाता है, तो बैंक उसको जो है वो पेमेंट नहीं करेगा ऑर्डर चेक की सूरत में। क्लियर हो गया बच्चों? ओपन चेक मतलब ओपन है, कोई भी उसको कैश करवा सकता है। ऑर्डर चेक जिसका नाम लिखा हुआ है सिर्फ वही आदमी उसको कैश करवा सकता है। और बच्चों चेक की एक तीसरी टाइप है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक बच्चों क्या होता है? इसकी पेमेंट बैंक किसी को भी नहीं करता, जिसका ऊपर नाम लिखा होता है उसको भी बैंक इसकी पेमेंट नहीं करेगा। जी बच्चों, आप इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस चेक की पेमेंट बैंक किसी को भी नहीं कर रहा, तो इसको हमने बच्चों कैश कैसे करवाना है? जी बच्चों, क्रॉस चेक को कैश करवाने का एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको जो है वो चेक दिया है एमसीबी का। चेक आपको बच्चों कौन से बैंक का मिला? एमसीबी का। लेकिन बच्चों आपका जो अकाउंट है वो था एचबीएल के अंदर। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे चेक आपको जो मिला वो कौन से बैंक का है? एमसीबी का। किसी ने आपको चेक दे दिया एमसीबी का, क्रॉस चेक की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों क्रॉस चेक आपको किसी ने दिया है एमसीबी का, तो बच्चों अगर आप एमसीबी के पास उस चेक को कैश करवाने जाएंगे क्रॉस चेक को, तो एमसीबी आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, वो जो आपको एमसीबी का चेक मिला उसे आपने बच्चों अपने बैंक के अंदर जहां पे आपका अकाउंट था बच्चों, उस बैंक के अंदर आपने वो चेक जमा करवा देना है। चेक कौन से बैंक का था? एमसीबी का। कौन सा चेक था बच्चों? क्रॉस चेक। तो आप इस क्रॉस चेक को लेके एमसीबी के पास नहीं जाएंगे। अगर आप चले भी जाएं बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा। उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? जो एमसीबी का क्रॉस चेक था ये आप लेके जाएंगे कहाँ पे? एचबीएल के अंदर। एचबीएल में आपका अकाउंट था, तो बच्चों एचबीएल का आप ये चेक जमा करवाएंगे। अब एचबीएल वाले क्या करेंगे? एचबीएल वाले ये चेक जो है वो सेंड कर देंगे एमसीबी के पास। क्लियर हो गया बच्चों? एमसीबी का क्रॉस चेक था, किसी ने आपको दिया, आप ये एमसीबी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि कहाँ पे जाएंगे? इस चेक को लेके आप एचबीएल में चले जाएंगे जहाँ पे आपका अकाउंट था। अब एचबीएल वाले ये चेक किसके पास भेजेंगे? एमसीबी के पास। एमसीबी के पास ये चेक भेजेंगे और एमसीबी से कैश रिसीव कर लेंगे। जी बच्चों, इस चेक की पेमेंट जो है वो बैंक टू बैंक होती है, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को इसकी पेमेंट करता है, डायरेक्टली किसी आदमी को इसकी पेमेंट नहीं होती। अब आपने चेक एचबीएल में जमा करवाया, उन्होंने अपना आदमी भेजा और एमसीबी के पास, और एमसीबी से उसके कैश जो है वो रिसीव करके आपके अकाउंट में जमा करवा दिया। अब बच्चों अगर आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहती हैं तो आप अपने अकाउंट में से चेक इशू करके या फिर एटीएम कार्ड के ज़रिए अपने ही अकाउंट से खुद पैसे निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों प्रोसेस है क्रॉस चेक को कैश करवाने का। अच्छा बच्चों, अब क्या हुआ, हमने जो है वो एचबीएल में चेक जमा करवा दिया, हमें क्रॉस चेक मिला एमसीबी का, हमने वो चेक कहाँ पे जमा करवा दिया बच्चों? एचबीएल में जमा करवा दिया कैश करवाने के लिए। लेकिन एचबीएल वालों ने वो चेक जो है वो आगे से एमसीबी को भेजा ही नहीं, किसी भी वजह से। हमने तो जमा करवा दिया एचबीएल में, लेकिन एचबीएल वालों ने आगे जो है ये चेक आगे जमा ही नहीं करवाया हुआ। अभी तक जो है वो एमसीबी में ये चेक जो है वो जमा नहीं हुआ।
तो बच्चों इस चेक को हम क्या कहते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने तो बच्चों एचबीएल में जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन एचबीएल ने आगे से ये जो है वो एमसीबी को सेंड नहीं किया। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट collected एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। तो देखिए बच्चों आपको अभी समझ आ जाएगी। देखिएगा क्या बात हमने की, हमें किसी ने एमसीबी का क्रॉस चेक दिया, वो चेक हमने क्या किया बच्चों, डिपॉजिट करवा दिया किसमें, एचबीएल में, लेकिन एचबीएल ने वो चेक आगे से जो है वो एमसीबी को सेंड ही नहीं किया हुआ। एमसीबी को ये चेक अभी तक जो है वो सेंड नहीं हुआ, किसी भी वजह से बच्चों, इसकी कोई भी वजह हो सकती है। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। मैंने बिल्कुल आसान वर्डिंग के अंदर कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी आपको इसकी समझ नहीं आए तो बच्चों आप मज़ीद पूछ सकती हैं। तो अब वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। जी बच्चों यहाँ से हमने छोड़ा था, देखिए जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये क्रॉस चेक की बात कर रहा है। किसी ने हमें क्रॉस चेक दिया जो कि हमने अपने बैंक में जमा करवा दिया था कलेक्शन के लिए, लेकिन हमारे बैंक ने अभी तक जो है वो अगले बैंक से इसकी कलेक्शन रिसीव नहीं की हुई। तो ये लिखा हुआ है जी, ऐसा चेक जो अपने बैंक को दे दिया हो पर बैंक ने अभी तक उसके पैसे वसूल ना किए हों। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। जी बच्चों नेक्स्ट इसी का नाम है अनकलेक्टेड चेक, या इसी को हम अनक्रेडिटेड चेक या फिर हम इसको अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं। तो बच्चों ये एक ही चीज़ है और इसका ये डिफरेंट नाम है, और इसको बच्चों आपने हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना। क्लियर हो गया बच्चों, ये चीज़ आपने बच्चों बहुत ध्यान से जो है उसको अच्छी तरह से जो है वो याद करना है। तो अगर आपको बच्चों ये रूल्स याद हो जाती हैं तो आपके लिए चैप्टर के अंदर बहुत जो है वो आसान होगा। अगर आप इसको नहीं याद करते तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो जी बच्चों एक दो रूल और डिस्कस कर लेती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 पे, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसको अनडिपॉजिटेड कैश या ओमिटेड चेक भी कहते हैं। ऐसा चेक जो कि कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखने पर बैंक में जमा ना करवाएं। हमने जो है वो चेक बुक कैश बुक के अंदर तो एंट्री कर ली है, लेकिन हमने जो है वो कैश या वो चेक जो है वो बैंक में जमा नहीं करवाया। ये मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। बच्चों फॉर एग्जांपल हम बैंक में जा रहे थे, हमने पैसे बैंक में जमा करवाने थे या कोई चेक जो है वो हमने बैंक में जमा करवाना था। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो अपने पास कैश बुक के अंदर एंट्री कर ली कि हम बैंक के अंदर पैसे जमा करवाने जा रहे हैं। अब हमने वो चेक या कैश जो है वो जेब में डाला। अब बच्चों बाज़ार के अंदर हम गए तो हमें कोई और काम भी था बाज़ार के अंदर। तो हमने क्या किया, जब हमने बाज़ार के अंदर कोई चीज़ वगैरह ख़रीदनी थी हमने वो चीज़ ख़रीदी और बाद में हमें जो है वो याद ही नहीं रहा कि हमने ये पैसे या ये चेक जो है वो बैंक में जमा करवाना था। अब वो चेक या वो कैश जो है वो हमारी पॉकेट में ही रहा और हम वापस आ गए और कैश बुक के अंदर हम ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हुए हैं कि हम बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे हैं। अब जब वापस आए तो हमने कैश बुक के अंदर एंट्री तो पहले से ही कर ली थी, लेकिन वो कैश जो है वो हम बैंक में जमा ही नहीं करवाया या वो चेक जो था वो हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, जमा करवाना भूल गए। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, अनडिपॉजिटेड कैश या ओमिटेड चेक। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, अनडिपॉजिट कैश मतलब हमने कैश जो है वो बैंक में जमा नहीं करवाया। तो लिखा हुआ है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश बुक में जो है वो चेक रिकॉर्ड कर लिया हुआ है बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करवाया। और इसको भी बच्चों आपने हमेशा क्रेडिट ही करना। तो ये आपने बच्चों याद रखना, इसको याद करना। तो आज के लिए बच्चों ये 3 रूल्स ही हैं, आपने इन्हीं को तीनों को अच्छी तरह से याद करना है। थोड़े से हैं ये बच्चों आपके लिए न्यू, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा काम करवा रहा हूँ, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा काम है आगे से। तो बच्चों आपने ये बहुत अच्छे से जो है वो रूल्स याद करने हैं। इनको जो है वो आपने ऐसे याद करना है कि आपको जो है वो रात को सोए हुए भी ये रूल्स जो है ना वो याद हो। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।